नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पहली खबर बदायूं से है। बदायूं जिला अस्पताल में सीएमएस कार्यालय के बाहर नमाज का वीडियो वायरल हुआ है। मचा हड़कंप। सरकारी परिसर में नमाज अदा करते व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि दोपहर करीब 2:15 बजे का बताया जा रहा समय पहचान अब तक नहीं। प्रशासनिक अनुमति और नियमों पर उठे सवाल, जाँच की मांग की गई। बदायूं रोडवेज बस की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद बाइक सवार को मृत घोषित किया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक हिमांशु सोलंकी पुत्र मुकेशु सोलंकी और साथ ही पुलिस निवासी मौरारी थाना उसावा थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने मृतक के परिवार व परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने हुआ हादसा। श्रावस्ती में नई जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने संभाली है कमान। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया। सुशासन और पारदर्शिता से काम करने का दिया भरोसा। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और विकास कार्यों में तेजी लाने पर रहेगा उनका फोकस। महोबा के पनवाड़ी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। यहां एक शख्स की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी, 3 बेटियों और नाबालिग बेटे ने मिलकर की है। पत्नी की शराब की लत और साथ ही पैसों के विवाद में पति के शराब की लत थी और साथ ही पैसों के विवाद में परिवार ने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत हैबतपुरा गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्तों का कत्ल करके एक कलयुगी पत्नी और बच्चों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बीते 14 अप्रैल को नाले में मिले 36 वर्षीय हर नारायण प्रजापति के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जब सच सामने किया तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि मृतक हर नारायण शराब और जुए का आदी था
और साथ ही विवाद की मुख्य वजह जुड़ा वो 82,500 रुपए थे, जो हर नारायण ने हाल ही में अपने मवेशी बेचकर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे। परिवार चाहता था वह पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन हर नारायण इसे शराब और जुए में उड़ाने का आमादा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर पत्नी राम प्यारी ने 3 बेटियों ज्योति, सोनाली, पूजा, नाबालिग बेटे और साथ ही बेटी के प्रेमी जयवीर के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रची थी। ये दिनांक 14 अप्रैल 2026 को थाना पनवाड़ी के ग्राम हैवतपुरा बृहनान से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि ग्राम में एक नाला है, उस पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पनवाड़ी की पुलिस, सीओ कुलपहाड़ और एडिशनल एसपी मैडम द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मृतक की पहचान इसमें हरनारायण प्रजापति उम्र लगभग 36 वर्ष के करीब की गई थी। चोटों के निशान देख के प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका करी जा रही थी। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का सफल अनावरण करने के लिए 3 टीमों का गठन, जिसमें थाना पनवाड़ी की टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। घटना के संबंध में मृतक के पूरा डे टू डे मूवमेंट, किससे बातचीत करता था, क्या विवाद है, उन सब की जांच करी जा रही थी। लेकिन कोई भी लाभप्रद जानकारी ना होने पे शक परिजनों की तरफ जा रहा था, क्योंकि उनके द्वारा भी मुकदमे में सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। इस क्रम में टीमें और बढ़ाई गई, जांच पड़ताल बढ़ाई गई। जब पूछताछ सख्ती से करी गई तो परिजनों द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए ये बताया गया कि जो मृतक है वो शराब पीने, जुआ खेलने का आदी था। अभी हाल फिलहाल में उसने अपने जानवर बेच के अपनी बेटी की शादी करने के लिए लगभग 82,500 रुपये प्राप्त किए थे, लेकिन उसके द्वारा इस रुपयों को शराब और जुए में प्रयोग करने का सोचा जा रहा था, जिससे उसका परिवार बहुत क्षुब्ध था। परिवार के ना समझाने के बाद भी जब वो इस हरकत की तरफ बढ़ रहा था तो परिजनों ने क्षुब्ध होकर उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसका नाबालिग पुत्र तथा उसकी पुत्री के मित्र द्वारा बेरहमी पूर्वक गला दबा के रस्सी से उसकी हत्या करके बॉडी को एक जगह नाले में फेंक दिया था तथा उसके मोबाइल फ़ोन को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया था एवं जो कैश था 82,500 रुपये उसे छुपा दिया था। पुलिस द्वारा इसमें सभी अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त आला कतल रस्सी, लगभग 82,500 रुपये कैश और मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सिद्धार्थनगर जिले में पेट्रोल डीजल की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर की समस्याओं के बाद अब पेट्रोल डीजल की कमी ने लोगों की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है और साथ ही पेट्रोल डीजल की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और साथ ही कई पेट्रोल पंप ठप पड़े हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। कई लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी बिना पेट्रोल लिए ही वापस लौटने को मजबूर है। मीडिया से बात करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि तेल की कोई कमी नहीं है। जिले के कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, तेल आना शुरू हो चुका है। अफवाह पर ध्यान न दें, तेल की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। शादी विवाह जैसे मामलों में वाहनों में तेल दिया जा रहा है। डिब्बे में तेल देने के लिए भी रोक लगाई गई है। तेल को लेकर काफी समस्या है। हाँ, इधर 4-5 दिनों से जनपद के कुछ पंप ड्राई हुए हैं। उसकी वजह से पंपों पे थोड़ी, जहाँ पे भी तेल है, थोड़ी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। इस अंदर में अफवाहों को थोड़ा सा वो हो रहा है, जिस मैं ये कहना चाहूँगा कि अफवाहों पे ध्यान न दें। तेल की पर्याप्त मात्रा बनी हुई है। जो भी पंप कल ड्राई थे, आज सभी पंपों पे 2 बजे से तेल आने प्रारंभ हो जाएंगे। तेल की पर्याप्त उपलब्धता है। अनावश्यक उसका स्टोर करना या अनावश्यक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो शादी विवाह वाले मामले में अगर जैसे कोई जाता है, जैसे गाइडलाइन जारी की गई है कि डब्बे में, गैलन में तेल नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? उनके शादी ब्याह से संबंधित जो भी वाहन है, वाहनों में तेल दिया जा रहा है और डब्बे उब्बे का अगर लिखित आवेदन आता है तो उन्हें दिया जा रहा है। डब्बे पे थोड़ा सा अभी रोक लगाया गया है कि कहीं स्टोरेज या दुरुपयोग न होने पर। सर, पैसे पे टुकड़ियां का एक वीडियो करवा रहा हुआ था जहां ब्लैक किया जा रहा था पेट्रोल और डीजल, जी वो प्रकरण संज्ञान में है। मैंने उसको क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को जांच हेतु भेज दिया है। कंपनी को भी वस्तुस्थिति से। बदायूं की उसैद थाना क्षेत्र के गांव कुंवर गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस कार्यप्रणाली पर
गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मृतक की पहचान गांव निवासी प्रेमपाल के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और कथित रूप से लेकर पैसे कराए गए समझौते की इस हत्या की बड़ी वजह बन गया है। आपको बता दें, करीब 6 दिन पहले प्रेमपाल का गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर मामला पुलिस तक पहुंचा और डायल 112 पीआरबी टीम प्रेमपाल को अपने साथ थाने ले गई। आरोप है कि थाने में मामले को गंभीरता से लेने के बजाय पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। इतना ही नहीं, परिजनों का कहना है कि समझौते के बदले पुलिस ने करीब 6000 रुपए भी लिए हैं। इस समझौते के बाद आरोपियों के हौसले और भी बढ़ गए। जैसे ही प्रेमपाल घर लौटा, कुछ ही समय बाद आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। प्रेमपाल की बेरहमी से पीट कर और साथ ही जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई है। परिजन उन्हें उपचार के लिए ले गए हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। समझौते के नाम पर रुपए वसूली के बाद मामले को दबा दिया जाता है। क्या मामला है जो तुम्हारे ताऊ हैं, कौन है, इनकी पीट पीट के जो मौत हुई? हमारे चाचा जी हैं। ये ऐसा था, हमारे ये धर्मवीर जिसने पीट के हत्या की है, ये जो है बहुत खतरनाक लोग हैं। ये कई दिनों से जो है मरा रहे थे। ये बटाई पे खेती करते थे हमारे चाचा की, तो भूसा डालने की उससे इनसे हुज्जत हुई। हुज्जत होने के बाद क्या हुआ, ये लोग शाम के टाइम आए, मारपीट करी, ने भाग गए। घर वालों ने, हम तो थे नहीं, बाद में आए तो घर वालों ने फोन करा 100 नंबर आई। 100 नंबर आने के बाद हम उसे आरोपी को ले गई और हमारे भैया को ले गई, चचेरे को। ले जाने के बाद थाने में हमारा ही भैया बंद कर दिया और 6000 रुपए लिए उससे, हमारे भाई से। किसने लिए? नरेश ने। तिवारी कौन है? एक सिपाही है थाने में, और जो है विपिन नाम के दरोगा जी हैं। ठीक है, एक जो है उसके द्वारा पैसे लिए गए। एक तिवारी है, वो दलाल है वहाँ का, उसकी सोने चांदी की दुकान है। वो दलाल उसकी वही करवाता है, जो भी करवाता है। और उसका क्या नाम, ये लोग चले गए, फैसला लिखवा दिया 6000 रुपए लेके। घर पे आ गए। घर पे आने के बाद क्या हुआ, उसने वहीं थाने में भी धमकी दी थी कि 3 मुकदमे हैं, चौथा और सही। सब थाने वाले भी सुन रहे थे। और उसके बाद जो है वो आया सुबह को, टकुला कम से कम 3 फुट का लकड़ी में होता, लोहे का टकुला लगाया हुआ था और घूम रहा था। तो हमने जो है पुलिस के लिए खबर दी, हमने ऐसे ये कोई भी घटना हो सकती है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ। तो उसके बावजूद भी कोई आया नहीं और घटना हो जाती है। उसके बाद जो है हम जब इनके ये लोग आए मारपीट करके, ये चले गए दूसरे दिन के लिए। जब चले गए तो थाने पे ले गए, तो थाने पे ले जाने के बाद ये वो घटना 15 तारीख की, ये उसके तीसरे दिन की। फिर इन्होंने क्या काम करा, ले जाने के बाद थाने ले गए तो वो नरेश नाम का सिपाही, अरे भोसड़ी का ड्रामा कर रहे हैं, ले जाओ यहाँ से, कुछ ना है, सारे ड्रामा कर रहे हैं। और एक विपिन नाम के दरोगा जी बदतमीजी करके हमें भगा दिया। हम सीधे यहाँ आए, जिला अस्पताल में हमने एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जो बरेली ले जाते पे उनकी मौत हो गई। और जो है धर्मवीर नाम का जो है बहुत वैसा आदमी है, गुंडा टाइप का, उस पर कई केस हैं और हर किसी की जमीन जगह वगैरह छीन लेता है। कई लोगों की जगह छीनी है उनने। इसमें कई तारीख का मामला है ये पहले दिन जो लड़ाई हुई थी वो 14, अभी कब मारपीट हुई? ये परसों की बात है। परसों की बात। हाँ, तो इसमें किसकी लापरवाही थी? ये तो सर पुलिस की लापरवाही है। जब हमने वीडियो भी हम बता रहे हैं हमारे पास, हम ये भी कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, ऐसे ऐसे आरोपी हैं, घूम रहे हैं। जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? प्रेमपाल नाम है आपका? गुड्डू नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? कुमरगांव के। ये क्या मामला है जो पिताजी की तुम्हारे की मौत हुई है? ये पिताजी की वैसे तो वो भूसा के ऊपर थोड़ी कवासनी हो गई थी। उसके बाद में हम तो चले गए थे अपनी दुकान पे। उसके बाद में सभी लोगों ने आए, 4 लोग आए, मारपीट की उनकी। कौन कौन थे? धर्मवीर, बिरजू और संजू और ना एक दिन और लगा, वो है विजय, ऐसी कुछ ना हो लगा। अच्छा, 4 जने थे। फिर सर उन्हें मारपीट की तो हम यहाँ लेके आए जिला अस्पताल में। यहाँ से रेफर करा, बरेली ले जा रहे थे, रास्ते में मौत हो गई। अच्छा, तो इसकी कोई तहरीर वगैरह पहले नहीं? पहले तहरीर दे के आए थे। फिर क्या कोई? सुबह दे के आए तहरीर। फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? वो कुछ ना, थोड़ी बदतमीजी दरवाजी में की थी कि ड्रामा कर रहा है बूढ़ा, कुछ नहीं कर रहा है बुढ़ा जी। जी बात हुई थी सर। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई अब तो सर हो रही, अभी तो फिलहाल में नहीं, पहले नहीं हुई थी सर। दरोगा जी कौन से थे? विपिन। और सिपाही कौन है इनके साथ? सिपाही नरेश। अच्छा, कुछ रुपए का भी मामला? हाँ, 6000 रुपये लिए थे। किसने? नरेश ने दिए थे। किस बात के?
सर ऐसे ले लिए सर, अब बंद कर दिया। आप लोगों को भी बंद कर दिया? हाँ, अच्छा। उसको 6,000 रुपये दे दी तो फैसला करा दी। अच्छा, फैसले की 6,000 लिए थे? पहले एक बार और मारपीट लड़ाई हो गई थी ना, उसमें गए थे। दोबारा घटना जी पिताजी मारे गए। अब जे चोट लगी सर, हमारे जो पहले झगड़ा हुआ था 15 तारीख को हुआ था। अच्छा। बदायूं सिविल बार एसोसिएशन की बिल्डिंग को ढहाया जाएगा। कल से सिविल बार एसोसिएशन की बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। जिला जज एवं एडीजे मौके पर जाकर किया निरीक्षण। खाली पड़ी जगह को भी लिया जाएगा कब्जे में। फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनाकर भीड़ भाड़ खत्म की जाएगी और एडीजे और साथ ही जिला जज के आदेश मिलते ही जिला शिविर बार के सभी अधिवक्ता एकत्रित हुए। अधिवक्ताओं ने भारी रोष दिखाया और साथ ही समतल जगह और बिल्डिंग वाली जगह को कब्जे में लेकर बनाई जाएगी एक बड़ी बिल्डिंग। सिविल बार के आगे बने चैम्बर को भी हटाया जाएगा। किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। क्रिकेटर रिंकू सिंह पहुंचे वाराणसी। रिंकू सिंह ने होली वाली पत्नी सांसद प्रिया सरोज के साथ देखी गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए क्रिकेटर रिंकू सिंह भक्ति भाव में सराबोर दिखे। दोनों लोग गंगा सेवा निधि द्वारा मोमेंटो देकर रिंकू सिंह का किया गया स्वागत। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती दैनिक आरती में शामिल हुए और साथ ही मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। वहां भगवती की आशीर्वाद भी प्राप्त किए। मां गंगा की आरती एक मंत्रमुग्ध नजर आए। गंगा सेवा निधि की विजिटर बुक में लिखा कि गंगा आरती में शामिल होना ये एक अद्भुत अनुभव रहा है। हम सभी लोग काफी आनंदित हैं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा द्वारा अंग वस्त्र प्रदान व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। दशाश्वमेध घाट पर भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज लगभग 1 घंटे तक मौजूद रहे। जी, अपना परिचय बता दें। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज की महाआरती में कौन शामिल हुए थे? आज भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर श्री रिंकू सिंह जी अपने पत्नी के साथ, जो कि सांसद हैं, उनके साथ काशी के दशाश्वमेध घाट पर उनका आगमन हुआ। गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो दैनिक महाआरती होती है उसमें वो सम्मिलित हुए और उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और घाट पे ही बैठ करके पूरी आरती का दर्शन किए। आरती के बाद संस्था द्वारा उनका सम्मान किया गया, जिसमें रुद्राक्ष की माला, अंग वस्त्रम, प्रसाद और मोमेंटो देकर के उनका सम्मान किया गया। और आरती देख करके वो काफ़ी प्रसन्न थे और उनको हम लोगों ने आगामी देव दीपावली के लिए भी आमंत्रण दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जी हम प्रयास करेंगे कि देव दीपावली महोत्सव जो होता है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने नारी शक्ति के साथ सर्किट हाउस में की है बैठक। पीएम मोदी के BLW मैदान में आयोजित होने वाले नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को लेकर की बातचीत। बैठक से निकलने के बाद नारी शक्ति से मीडिया से किया बातचीत। बैठक को लेकर महिलाओं ने दी जानकारी। कहा लगभग 40,000 से अधिक नारी शक्ति होंगे कार्यक्रम में शामिल। शिक्षा विभाग की महिलाएं, आशा कर्मी सहित हर बुद्धिजीवी समाज से जुड़ी महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। पीएम मोदी के कार्यों को लेकर नारी शक्ति बीजेपी से जुड़ी महिलाओं की गई प्रशंसा। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रही और रामनगर नगर पालिका की चेयरमैन। मैम, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 28 तारीख को। इन क्षेत्र की मतलब कहाँ की महिलाएं जो हैं प्रधानमंत्री किस तरह की तैयारी है? क्या कुछ भोजन को लेकर के उद्देश्य है? जो जैसा कि सभी जान रहे हैं कि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पास नहीं हो पाया, तो लोगों के दिमाग में ये है कि महिलाएं जो है ढीली हो जाएंगी या सख्त हो जाएंगी या घबरा जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी उनके दिमाग में महिलाओं को सम्मान है, उस सम्मान को अगर वो हमारे प्रति सम्मान रख रहे हैं तो हम भी उनके सम्मान की रक्षा करेंगे और उस सम्मान को संजोएंगे। इतना काम हो रहा है विश्व में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी का गुणगान गाया जा रहा है, हर जगह उनका सम्मान हो रहा है। तो विपक्ष के करने से कुछ नहीं होता है। हमारी बहनें इतनी तेज हैं, आप जानते हैं कि हमारे संगठन में बहनें शिक्षित हैं, हर तरह से कार्य करने में सक्षम हैं और तेज तर्रार बहनें हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। ऐसी बहनों के बारे में विपक्ष डर रहा है और कुछ नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि महिलाएं लोकसभा विधानसभा में न बैठने पाए, ये न बैठे इसलिए उनके पास कोई इस तरह की गिनी चुनी महिलाएं उनके पास होंगी। उनके पास इतनी सशक्त, इतनी विद्वान महिलाएं नहीं। बताया जा रहा है पीएम मोदी की दौरे के पहले सीएम योगी खुद जो है उसका करेंगे। आज क्या कुछ आज बैठक में क्या खास चर्चा? बैठक में खास रहा कि आज पहली चीज तो उन्होंने कही कि बहनें जो लाइनअप होने वाली बात है वो बहनें लाइनअप हो। दूसरी चीज जो गैलरी बन रही है, जहाँ जहाँ हर तरह की गैलरी बनाई उसमें 10-10 महिलाएं जब बहनें जो है वहाँ खड़े होकर पूरी व्यवस्था देखें, उनके साथ महिला पुरुष भी रहेगी। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने जिम्मेदारी एक तरह से सुपुर्द की है। ये उन्होंने कहा कि ये चैलेंज का समय है, आपसे भी जानना चाहिए, ये चुनौती है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इस समय ऐसा मौसम है, इस मौसम में चुनौती है, लेकिन हम लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। वहाँ कहाँ मेला 50,000 महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगी। पूरे जिले की महिलाएं, हमारा संगठन 2 भागों में है। यहाँ पे महानगर, वाराणसी जिला, वाराणसी महानगर। वाराणसी महानगर जिले की महिलाएं वहाँ रहेंगी, शिक्षा विभाग की महिलाएं रहेंगी, आशा कार्यकर्ता बहनें रहेंगी। इस तरह की बहनें जो हैं वो उस तरह की बहनें जितनी इस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो जानते हैं कि मोदी जी के नाम पे जिनका गुणगान करते हैं और समझते हैं कि मोदी है। तो एक पहले एक स्लोगन बना था, आप लोगों ने जान रहे होंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन गलत नहीं है और सही चीज़ है कि आज मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये सबके जन जन में है ये चीज़। कुछ एक निर्देश भी दिया गया, एक एज गैप भी बताया गया कि कितने साल तक की महिलाएं इसमें शामिल रहेंगी। उन्होंने कहा कि 18+ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है जिस तरीके से पांडे, महानगर महामंत्री, महिला मोर्चा वाराणसी में। आज सीएम योगी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, क्या कुछ बैठक में आप लोगों को निर्देशित किया गया? बैठक की बातें हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं, बस इतना बता सकते हैं कि जो मातृशक्ति जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आगमन की खुशी में जो स्वागत की तैयारियां हो रही हैं वो बहुत भव्य और दिव्य हो रही हैं। वहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे हमारी लगभग 40,000 बहनें इकट्ठा होंगी और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। उसके बाद भव्य हमारी बहनों द्वारा ही सबसे खासियत इस कार्यक्रम की ये रहेगी कि प्रधानमंत्री जी को एयरपोर्ट रिसीव करने से लेके कार्यक्रम स्थल तक हमारी बहनें ही रहेंगी। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी हम बहनों के सम्मान के लिए भी आ रहे हैं और पहला उद्बोधन काशी से रहेगा, इसलिए पूर्ण रूप से तैयारी यहाँ बहनें महिला मोर्चा की मोर्चा बांध के रखी हैं। और जितना सम्मान हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने दिया है उससे बढ़ चढ़ के सम्मान हम लोग पूरी जीवन को देते रहेंगे। गर्मी का सीजन है, लगभग बताया जा रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। आप लोग के अंदर कितना जोश रहेगा, क्योंकि आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है जो महिलाएं जीतेंगी? मैं आपको बताना चाहती हूँ आप सभी के चैनल के माध्यम से कि 45 डिग्री रहे या 60 डिग्री रहे, हमारी मातृशक्ति इतनी तपी हुई रहती हैं कि उनको गर्मी का बिल्कुल आभास नहीं होगा। और बहुत उत्साह के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी को रिसीव करेंगे और उनका उद्बोधन सुनेंगे। इसीलिए हम लोग पूरी बहनें बहुत उत्साह के साथ में वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे प्रधानमंत्री जी आए और हम लोग स्वागत के लिए खड़े हों। नारी शक्ति बंधन नियम विपक्ष के जैसे उसको लेकर ये मोदी करेंगे, क्या मानना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज तक जितना हम बहनों के लिए किए हैं आगे भी करते रहेंगे और हम लोग हतोत्साहित बिल्कुल नहीं हैं। आज न कल अधिनियम पास होके रहेगा, हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बोला भी है कि आप लोग बिल्कुल उदास नहीं होएंगी, कोई भी मातृशक्ति अधिनियम पास होगा। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि विपक्ष को एक सुंदर मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था कि इसी बहाने वो कुछ पुण्य कमा ले, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पाप कर्म कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा योगदान, एक छोटा सा आहुति देने का समय था जो उन्होंने आहूत नहीं दे पाए। क्योंकि विपक्ष हमेशा चाहता है कि महिलाएं जो है चूल्हा चौकी करते रहें, राज्यसभा में लोकसभा में ना बैठे या किसी मंच पे ना बैठे, कहीं उनका सम्मान ना हो, क्योंकि उन्हें शुरू से ही डर था। जब जो
2014 में प्रधानमंत्री जी जब आए देश में, तभी से विपक्षियों को डर लगने लगा कि मोदी जी अब आ गए हैं, बहनों का सम्मान कर रहे हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उनकी सुपड़ा साफ हो गई है पूरी देश से। कहीं भी आप लोग देख रहे होंगे कि उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। जहाँ भी चर्चा होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं के लिए किए हैं उनकी चर्चा होती है, उनकी योजनाओं की चर्चा होती है। अब बहनों के सम्मान में जो हमेशा खड़े रहते हैं, तो हम लोग भी काशी की मातृशक्ति नहीं, पूरी देश की मातृशक्ति। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रही और रामनगर नगर पालिका की चेयरमैन। मैम, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 28 तारीख को, इन क्षेत्र की मतलब कहाँ की महिलाएं जो हैं प्रधानमंत्री किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ भोजन को लेकर के उद्देश्य है जो जैसा कि सभी जान रहे हैं कि जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र बचराइयों के गांव कमलापुर काजी में दिनांक 19 अप्रैल 2026 को एक शादी समारोह में फूड पॉइजन का बड़ा मामला सामने आया है। आपको अवगत करा दें कि गांव में ही शादी समारोह, एक तरफ हंसी खुशी का माहौल था। समारोह के बाद अचानक से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे तकरीबन 400 लोगों की तबीयत खराब हुई और पूरे गाँव में हड़कंप मच गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा सभी को। बताते चले जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसमें एक महिला एक पुरुष शामिल है। कुछ लोगों को मंडी धनौरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के कई लोगों की हालत नाजुक होने के कारण शहर से बाहर इलाज के लिए भेज दिया गया। फूड पॉइजनिंग का कारण अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश टाइम से जहीर खान और जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा तहसील के अंदर कमालपुर काजी, यहाँ एक प्रोग्राम था, एक दावत की थी। गांव में जैसे प्रोग्राम करा जाता है, उस प्रोग्राम में दावत खाने वाले बहुत सारे लोग 400-500 के करीब में लोग बीमार हैं और लोगों को बोतलें लग रही हैं। ये भाई खड़े हुए हैं, बहुत निराश है दावत खाकर। मैं इनसे बात करनी चाहूंगा, क्या दिक्कत है? आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। अच्छा नरेंद्र भाई, ये जो आपने दावत खाई है, क्या दिक्कत, आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, पहला बुखार आया, उसके बाद झाड़ा लगा, ये एकदम तबीयत बिगड़ती चली गई। अच्छा, ये दावत कै तारीख में थी? प्रोग्राम। अच्छा, आपको भी दिक्कत है? आपका नाम? राजवीर। अच्छा राजवीर भाई, ये आपने भी दावत खाई? हाँ जी, हम। अच्छा, कितनी टिप्स लगी आपको, कितनी बोतल लग चुकी है? अभी 4 लगा दीजिए। अच्छा, 4 बोतल लगी हैं। अच्छा, आपकी तबीयत अब सही है कुछ? अब कुछ आराम है। अच्छा, आप भी हैं कमालपुर से ही हो? हाँ जी, कमालपुर। अच्छा, जैसे क्या देखा जा रहा है आपके गांव में, पूरे गांव के अंदर जैसे देखा जा रहा है, सभी का जो ये सभी लोगों का जो सुई लगी हुई है, ठीक है। ये कितने लोग होंगे जो इस दावत को खाकर बीमार हुए हैं? 400-500 लोग। 400-500 लोग बीमार हैं। अच्छा, ये एक हमारी जो माता श्री है, ये माता श्री है। माता जी, आपको क्या दिक्कत है? नाम क्या है आपका? नाम बताओ अपना। मेरा नाम सुको है। अच्छा, दावत खाई थी आपने भी? हाँ। क्या खाया था दावत में आपने? दावत में एक रोटी खाई थी, वो छोटी सी जो है होटल की। अच्छा, दही बड़े खाए। अच्छा, ये जो आपके बोतल लग रही, कितनी बोतल लग चुकी हैं? ये 30 लग रही है। ये 30 लग रही है। अच्छा, कुछ तबीयत सुधार है अब? कुछ है, थोड़ा सा सुधार। हाँ, तो मैं कहूँगा ये जो है सारे लोग ही इस गांव के जो कमालपुर खालता हुआ जो सारे लोग बीमार है, जो मंडी धनौरा तहसील के अंदर आता है, और मैं कहूँगा हमारे एसडीएम साहब और हमारे सीएससी धनौरा इसको संज्ञान में लेकर और इसको ले, और किस चीज से इन लोगों को दिक्कत हुई है और इन लोगों को प्रॉब्लम क्या चीज खाने से हुई है। आगामी टाइम से दोस्तों नमस्कार, उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा पुलिस ने लौटाए 139 मोबाइल फोन। आपको बता दें, फोन स्वामियों के खिले चेहरे, पुलिस का किया धन्यवाद। आपको बता दें कि जिले भर में सम्मानित नागरिकों के गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अब चेकिंग अभियान के अंतर्गत जनपद साइबर सेल एवं जनपद के थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा प्रयास कर CEIR पोर्टल पर सर्विलांस के माध्यम से 139 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 28 लाख बताई जा रही। जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा
खोए हुए मोबाइल फोन स्वामियों को पुलिस कार्यालय के सभागार बुलाकर फोन लौटाए गए। तभी खोए हुए फोन पाकर सभी के चेहरे खुल उठे। फोन स्वामियों ने जनपद अमरोहा पुलिस का धन्यवाद किया और आम जनमानस द्वारा पुलिस के एक सराहनीय कार्य की प्रशंसा की जा रही है। थाना क्षेत्र का गांव है मेरा ढक्का, वहाँ का रहने वाला हूँ। इसे लगभग 4 महीने हो गए। जनवरी के टाइम में मेरा मोबाइल खोया था। आज अमरोहा पुलिस ने 21 अप्रैल को मेरा मोबाइल लौटा दिया है। मैं अमरोहा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, खास करके सैयद नंगली पुलिस का और हमारे पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे जनपद की साइबर सेल ने और जो थाने पर साइबर हमारी सेल है, इन सब ने मिलकर पिछले कुछ समय में चोरी हुए, गिरे हुए और गुम हुए जो मोबाइल हैं, जिनके बारे में जो उनके मालिक हैं उनको कंफर्म नहीं था, उन सब का हमारा जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, इसके माध्यम से और लोकल इंट के माध्यम से सभी को आज उन्होंने बरामद किया है और इनके जो मालिक हैं, इनके जो उनको सुपुर्द किया जा रहा है। इनकी संख्या 149 है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो सभी जो जिनके ये फ़ोन हैं उन सबको वहाँ पर बुलाया गया है और उनको आज इसको सुपुर्द किया जाएगा। टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, उसको लेकर टीम साइबर टीम ने और हमारे थानों की टीम ने, दोनों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। और यदि मैं थोड़ा और इसमें डिटेल में जाऊँ तो सैयद नगली थाने की जो टीम है साइबर सेल, उसने अपने SHO विकास सेरावत के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में फ़ोन को बरामद किया है। उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। खबर बहराइच से है, जहां शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है। और साथ ही आपको बता दें, तिकोनी बाग चौराहे से KDC तक संयुक्त टीम ने सड़क और नालों पर कब्जा कर बनाए गए निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई में CO ट्रैफिक, नगर पालिका के EO और साथ ही नायब तहसीलदार की टीम शामिल रही। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक दुकानों और गुमटियों को हटाया गया। कई पक्के और कच्चे निर्माण भी तोड़े गए हैं, जबकि हटाई गई गुमटियों को नगर पालिका के वाहनों में भरकर जब्त कर लिया गया है। वहीं CO ट्रैफिक ने बताया है, साफ किया कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि दोबारा कब्जा करना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध ना हो, इसके लिए भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सपा सांसद का आदित्य यादव का बयान। आपको बता दें कि मनमाने तरीके से बीजेपी महिला बिल के नाम पर और साथ ही डिलिमिटेशन बिल को पास कराना चाहती है। महिला बिल जो
का एक बहाना था, लेकिन करना कुछ और ही था। बीजेपी बैकडोर से डिलिमिटेशन कराना चाहती थी, उसको विपक्ष ने रोका। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीएम काम कर रहे हैं, उसको खत्म करना है। सत्ता में बने रहने के लिए कार्य किया जा रहा है। 2027 के लिए सपा जमीनी स्तर से तैयारी कर रही है। 27 में सरकार बनने जा रही। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनेगी, बीजेपी देखती रह जाएगी। और साथ ही सरकार किसानों से गन्ना ले लेती है, उसका भुगतान नहीं करती, आदित्य यादव ने कहा। हम सब आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय अरुणेंद्र यादव नीलू प्रधान जी और उनके समस्त परिवार का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उससे ज़्यादा जो आज यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित आप सभी अतिथिगण हो, सुबेरे 9 बजे आप लोग आ गए और किन्हीं कारणों से मैं बदायूं में था कल और कार्यक्रम थे हम लोगों के रात 2 बजे तक चले। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ में ही थे, तो समय तक कार्यक्रम चले, जिसकी वजह से आने में आज हमें विलम्ब हुआ। और हमारी वजह से तेज प्रताप जी भी यहीं पे ही बगल में थे, लेकिन वो भी इंतजार करते रहे मेरा। तो मेरा गर्मी भी थी, लेकिन उसके बावजूद आप सब यहाँ उपस्थित रहे। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अभी पूर्व के सभी वक्ताओं ने जो बात कही, मैं अपने आप को उस बात से निश्चित जोड़ता हूँ कि हमारे समाज में जहाँ आगे बढ़ने के लिए, पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा एक अति महत्वपूर्ण से बन जाता है, वही हमको ये भी देखना चाहिए कि आज इस समाज को किधर मोड़ने का प्रयास किया जाता है। अभी मुझसे पूर्व में साथी खुद ही कह रहे थे कि शिक्षा एक जड़ की एक नींव की तरह होती है। बिल्कुल सही बात है, हम सभी लोग इस बात से मैं समझता हूँ सहमत होंगे। और सामने बैठे मुझसे ज्यादा कई अनुभवी बुद्धिजीवी शिक्षा के क्षेत्र से सभी जुड़े हुए लोगों को मैं देख सकता हूँ। तो निश्चित तौर पे इधर है, लेकिन हमें ये भी तो जानना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि ये जड़ों को काटने का कौन समय समय पे प्रयास करता है, ये भी हमें आपको देखना पड़ेगा। शिक्षा निश्चित तौर पे हमारे आपके विकास के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। कहीं काम करने जाएंगे तो शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के बिना आप कहीं काम कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ आज सही गलत को नापने के लिए, आपने के लिए क्या सही है क्या गलत है, सरकार की कौन सी योजनाएं भली हैं, कौन सी बुरी हैं, समाज में कौन से कृत्य सही हैं, कौन से कृत्य गलत हैं, इसके लिए भी शिक्षा होना आज के समय पे मैं समझता हूँ सबसे जरूरी होता जा रहा है। और हमारी तो खुशनसीबी हम कहेंगे, एक बचपन स्कूल अभी कुछ दिन पहले सैफई में खुला था, वो आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया। और जो आपने करेल में खोला वो हमें और तेज प्रताप जी को उसका उद्घाटन करने का मौका मिला। तो ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि काम जो होंगे सो होंगे, लेकिन आने वाले समय में जब हम लोग हो ना हो, आगे कहीं हो, तब जो ये प्रांगण है, जो ये संस्थाएं हैं, इन्हीं से हमें आपको जोड़ के याद किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये संस्थाओं का चलना, उनका जीवित रहना। और ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा कि मौजूदा प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो स्कूल्स थे उनको, स्कूलों को बंद करने का प्रयास, हमारे बच्चों के लिए इस बचपन स्कूल का जो शुरुआत की है। और जैसा कि शास्त्री जी भी बोल रहे थे, निश्चित तौर पर एक मजबूत नींव को रखने का काम उन्होंने किया है, जिससे हमारे इस करेल नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उच्चतम शिक्षा जो है उनको यहाँ करेल में रहकर मिलेगी। पिछले कई सालों से शिक्षा प्रोग्राम था। आज बचपन स्कूल जो नीलू प्रधान जी द्वारा स्थापित किया गया है करेल के अंदर, और पहले अपने आप में एक छोटे बच्चों के लिए ये संस्थान खुला है। तो इसका उद्घाटन के समारोह में हम और तेज प्रताप जी जाएंगे। हम महिला बिल पास, महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, घेर रहा है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पूरी तरीके से हम लोगों का मानना है ये कहीं ना कहीं महिला बिल के
द्वारा देश भर में एक मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा डीलिमिटेशन कराने की जो मुहिम थी उसको हम लोगों ने देखा है। महिला बिल तो एक बहाना था जी, जो बैकडोर से डीलिमिटेशन कराने का उनका प्रयास था, ये पूरे तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो 2029 के लिए या 2027 के चुनाव को देखते हुए जो इस समय पे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से उनका भांडाफोड़ हो रहा है, जिस तरीके से उनकी योजनाओं का खुलासे हो रहे हैं जी, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मौजूदा प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना और सत्ता में बने रहने का एक जो एक लालसा थी, उसके ही कहीं ना कहीं परिणाम था कि एक ऐसा बिल लेके आया जा रहा था। क्योंकि 2023 में पूर्व में लोकसभा में हम लोगों ने इस बिल को पास किया था, सभी सांसदों ने, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सब लोगों ने पास किया था। तो फिर एक बार फिर से इसको लाने का क्या औचित्य था? भाई किसान खरीद केंद्र पर किसानों को गल्ला नहीं खरीदा जा रहा है, किसान वापस लौट रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, किसान की जो बदहाली है, कोई भी फसल हो, आलू की क्या स्थिति हुई, अब धान की आपने देख लिया क्या स्थिति थी, अब गन्ना आपके सामने है क्या स्थिति। गन्ने का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंचों से कहा था कि हम किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिला के रहेंगे। क्या आज तक उचित मूल्य मिला? नहीं मिला है। हम लोगों के क्षेत्र के अंदर जो गन्ने की मिलें हैं, वहाँ से आज भी किसानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। गन्ना ले लिया जाता है, पेमेंट महीनों पड़ा रह जाता है, पेमेंट नहीं होता है। कई जगह तो ऐसा बिसौली में और हम लोगों ने अन्य संबल सरफ में देखा कि कई जगहों पे तो साल बीत जा, सीजन निकल जाता है, तब भी किसान को उसकी उचित धनराशि नहीं मिल पाती है। तो ये पूरी तरीके से एक छल है मौजूदा सरकार का, ये भी एक ढकोसलेबाजी है, एक झूठ है, और हम पूरी तरीके से किसानों के साथ इसको लेकर खड़े हैं। बीजेपी जो है दावा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र से बड़े जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बुरनैया गांव में 5 करोड़ 50 लाख रुपए की जमीन डील को लेकर यह आरोप लगा है और साथ ही पीड़ित शंभुनाथ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 3 बीघा जमीन की रजिस्ट्री की आड़ में सुनियोजित तरीके से 9 बीघा जमीन हड़पने की कोशिश रची जा रही थी। शंभुनाथ के अनुसार बुरनैया मेन रोड पर स्थित 9 बीघा जमीन की सौदा मोहम्मद मुस्लिम ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए में तय हुआ था। इसमें 6 बीघा के लिए 4 करोड़ रुपए और साथ ही 3 बीघा के लिए 1.5 करोड़ रुपए में निर्धारित किया गया था। 12 अप्रैल 2026 को केवल 3 बीघा जमीन की रजिस्ट्री होनी थी। पीड़ित शंभुनाथ का आरोप है कि 3 बीघा की रजिस्ट्री के बहाने वकील, दस्तावेज लेखक और साथ ही कथित क्रेताओं की मिलीभगत से पहले से ही 9 बीघा जमीन के कागजात तैयार कर लिए गए थे। उनसे यह कहकर हस्तक्षेप कराया गया कि दस्तावेज केवल 3 बीघा से संबंधित है। पीड़ित का दावा है कि दूसरी बार फिंगरप्रिंट लगाने थे, लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण प्रक्रिया रुक गई, जिससे अतिरिक्त 6 बीघा जमीन जाने से बच गई है। आपके साथ सर, मेरा नाम रमाशंकर है। मेरे बुरनैया गांव में ज़मीन है सर, मेन रोड पर जो 9 बीघे का बात हुआ था, 3 बीघे का रजिस्ट्री हुआ, जिसमें हमको 1.5 करोड़ में बात हुआ था। 63 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आया है, बाकी 35 लाख का चेक दिए हैं जो बाउंस है, और सर जो पैसा बाकी था, मैं कहा तो ये तहरीर को लेकर के कहा तो थाने पर भी कहा तो दिया हूँ। उसके बाद में तहसील में गया कहा तो देने के लिए, लेकिन अभी वो लोग कहा तो रजिस्ट्रार वहाँ कहा तो रजिस्ट्री कहा तो पेश नहीं किए हैं, इसीलिए कहा तो वहाँ अभी कहा तो लग नहीं पाया है। आपके साथ सर, मेरा नाम रमाशंकर है। मेरे आपके साथ सर, मेरा नाम कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर इलाके में एक जूता बनाने वाली ट्रेनरी में देर शाम अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। और जानकारी के अनुसार ट्रेनरी में जूते का आकार बनाने का काम होता था। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है, मगर इस आग ने लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा। आग लगने की सूचना मौके पर फायर विभाग को दी गई है। मौके पर भी फायर विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। आज वाजिदपुर के इलाके में काफी भीषण आग लगी है। थाना क्षेत्र जाजमऊ में आज आग की सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और स्थानीय पुलिस भी आया है।
अभी वर्तमान में 5 गाड़ियां लगी पड़ी हैं। आग को लगभग काबू में कर लिया गया है। यहाँ पे चमड़े का कारोबार होता है जिसमें केमिकल्स की भी संभावना है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट है। जनहानि की अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। और लगभग ये टाइमिंग 8 साढ़े 8 के बीच में सूचना ये पहुंची है। उसके बाद तत्काल हमारी फोर्स नहीं, चूंकि आप देख भी रहे हैं रास्ता सकरे हैं और फायर ब्रिगेड 15 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंची है। पहली फायर ब्रिगेड 15 मिनट में आ गई है। उसके बाद बाकी गाड़ियां हमारी आती रही हैं। अब तक ये अब जांच का विषय होगा, आगे जांच होगा कि किन कारणों से आग लगा। नहीं, आग पे एक लगभग काबू, आग अपने नियंत्रण में है। अब उसको पूर्णतः बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी का क्या नाम है? HS कंपनी है। ये जाजमऊ थाना क्षेत्र में है, जो वाजिदपुर मोहल्ले में लगता है। ये यहाँ आज वाजिदपुर के इलाके में काफी भीषण आग लगी है। थाना क्षेत्र जाजमऊ में आज आग की सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और स्थानीय पुलिस भी आया है। अभी वर्तमान में 5 गाड़ियां लगी पड़ी हैं। आग को लगभग काबू में कर लिया गया है। यहाँ पे चमड़े का कारोबार होता है जिसमें केमिकल्स की भी संभावना है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट है। जनहानि की अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। और लगभग ये टाइमिंग 8 साढ़े 8 के बीच में सूचना ये पहुंची है। उसके बाद तत्काल हमारी फोर्स नहीं, चूंकि आप देख भी रहे हैं रास्ता सकरे हैं और फायर ब्रिगेड 15 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंची है। पहली फायर ब्रिगेड 15 मिनट में आ गई है। उसके बाद बाकी गाड़ियां हमारी आती रही हैं। अब तक ये अब जांच का विषय होगा, आगे जांच होगा कि किन कारणों से आग लगा। नहीं, आग पे एक लगभग काबू, आग अपने नियंत्रण में है। अब उसको पूर्णतः बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी का क्या नाम है? HS कंपनी है। ये जाजमऊ थाना क्षेत्र में है, जो वाजिदपुर मोहल्ले में लगता है। ये यहाँ आज वाजिदपुर के इलाके में काफी भीषण आग लगी है। थाना क्षेत्र बदायूं में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक कार में पीछे कुत्ते को बांधकर हाईवे पर घसीट कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार नंबर पर UP 92AH0920 है। इस कार पर DDO बदायूं लिखा हुआ है। घसीटने से कुत्ते की मौत हो गई है और अमानवीयता की हद पार कर देने वाले इस वीडियो आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वही वीडियो को पशु प्रेमी विवेकेंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है और कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से की है। आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉग को कार के पीछे बांधकर खींचकर ले जाया जा रहा था। इस अमानवीय घटना ने सभी का दिल दहला दिया है। उक्त घटना के विषय में मैंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और इसमें कार्रवाई की मांग की है। जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसके प्रति उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉग को कार के पीछे बांधकर खींचकर ले जाया जा रहा था। इस अमानवीय घटना ने सभी का दिल दहला दिया है। उक्त घटना के विषय में मैंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और इसमें कार्रवाई की मांग की है। जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसके प्रति उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
इमामगंज पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के सुहेल सलैया थाना अंतर्गत मझौली सलैया नदी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में टेम्पो सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम छा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक डीजे गाड़ी ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो में सवार 26 वर्षीय संदीप भारती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं छोटू भारती और नरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सुहेल सलैया थाना अध्यक्ष रविकांत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं घायलों को पुलिस वाहन से इमामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इधर परिजनों ने बताया कि वे लोग गांव के तिलक चढ़ाने के लिए सकरपुर गए थे और लौटने के बाद यह हादसा हुआ है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जिस पर घर में मंगलवार को तिलक उत्सव होना और साथ ही यहां अब चीख पुकार गूंज रही है। कोटा राजस्थान के स्टेट हाईवे 120/12 लालसोट पर देर रात्रि जाम के हालात देखने को मिले हैं। इटावा नगर के गोता रोड बाईपास के आगे लगा हुआ ये पिछले आधे घंटे से जाम लगा और साथ ही जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें हैं। ये मार्ग दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है। यात्री हो रहे परेशान, राहगीरों ने इटावा पुलिस को दी है सूचना। खबर कोटा से है। कोटा राजस्थान के स्टेट हाईवे 120/12 लालसोट पर देर रात्रि जाम के हालात देखने को मिले। इटावा नगर के गेता रोड बाईपास के आगे लगा हुआ है पिछले आधे घंटे से जाम, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें। ये मार्ग दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। यात्री हो रहे परेशान, राहगीरों ने इटावा पुलिस को दी है सूचना।
खबर बायतू बाड़मेर से है, जहां बायतू क्षेत्र में आज एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। नेशनल हाईवे 25 जोधपुर चौराहे की ओर, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार में 36 से अधिक बच्चों में से करीब 20 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 12 की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगे रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची और आसपास के लोग तुरंत राहत कार्य हेतु जुट गए। जेसीबी की मदद से बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही एसपी चूनाराम जाट, डिप्टी शिव नारायण चौधरी एवं भाजपा नेता बालाराम मूड मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया है। प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटा है। तो दुर्घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत ही गलत हुआ है। भगवान की दया से कम लगी है, छोटे बाकी तो मुश्किल हो जाती। ये तो किसी के एक की तो लापरवाही है ही। मौका मुआवजा करेगी पुलिस जब पता लग जाएगा। परंतु ड्राइवरों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसी कभी लापरवाही ना करें। रोड हादसे पे तकरीबन ड्राइवर की ही लापरवाही होती है, उसको मानी जाती है। नहीं भी होती तो परंतु वो साव हादसे रहे तो नहीं हो सकती ऐसा। और स्कूल वालों को क्या कहना चाहते हो, जो इतनी कैपेसिटी ज़्यादा बस भरी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूल वालों को ये कहना है कि बिना सीट और ज़्यादा बच्चों को ओवरलोड ना लाए। बाकी एक्सीडेंट तो बच्चों ज़्यादा या कम से नहीं है, वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी और ड्राइवर की लापरवाही से ही होता है। ये है आशुराम जी, सरपंच, पूर्व सरपंच आशुराम जी। कितने बजे हुआ था सर? हादसा सुबह 7:30 बजे के लगभग हुआ। और यहाँ तक कब तक पहुँच गए थे हॉस्पिटल में? पौने 8 बजे तक पहुँच गए थे। और कितने बसें थे टोटल बस में सवार? बस में सवार लगभग 40 किलो। और कितने बसें घायल हैं? घायल 20 के लगभग घायल है। और कितना को रेफर कर दिया? 10 को रेफर। और अभी अपने अस्पताल कितने भर्ती है बच्चे? अभी भर्ती हैं 6-7 भर्ती हैं। 6-7 बच्चे भर्ती हैं। उनका भी यही इलाज चलेगा या आगे रेफर? थैंक यू सर। आज सुबह स्कूल बस के पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें स्कूल बस में 36 बच्चे थे, जिनमें से 10 बच्चों को है वो रेफर किया गया है, जिनकी फ्रैक्चर है और सिर में चोट है। बाकी जो बच्चे हैं उनका प्राथमिक उपचार करके और उनको घर है वो भेज दिया गया है। मौके पे शांति है और मैंने और एसडीएम और हमारे डिप्टी हैं वो मौके पर मौजूद किया है। और अभी जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जिनको बालोतरा और जोधपुर का जब बच्चे रेफर किए वहाँ भेज रहे हैं। सर ज़्यादा सीरियस तो नहीं है बच्चे? और अभी जो डॉक्टर साहब से बात हुई है उसके अनुसार ज़्यादा सीरियस वाली स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ इलाज की सुविधाएं नहीं है तो उनको हायर सेंटर में रेफर किया। और सर ये जो बसों में कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी भरते हैं बच्चों की, इस पर आपकी क्या राय? अभी इनकी जो बाल वाहिनी की है वो नेक्स्ट मीटिंग लेकर के इनकी मीटिंग के अंदर स्कूल वालों को पाबंद करेंगे और इनको जो ट्रैफिक रूल्स है उनके लिए भी पाबंद किया जाएगा। कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी है जो अनलीगल चल रही है स्कूलों में, उसके लिए सर ये सभी जो अभियान के रूप में लेकर के जिनके बसों का फिटनेस नहीं है या बाल वाहिनी के रूप में नहीं है उनको। सर ये जो दुर्घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।